नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगी। हम उन अदृश्य कंपनों यानी इनविजिबल वाइब्रेशन से लेकर प्रकाश के उस जादू तक का सफर तय करेंगे जो इस दुनिया में रंग बिखेरता है। ये सब भौतिक विज्ञान के उन बेहतरीन नियमों पर आधारित हैं जो हमारी इस आम से दुनिया को इतना खास बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत एक आम लेकिन सच में हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। जब आसमान में बिजली कड़कती है तो चमक पहले दिखती है और बादलों की गरज कुछ सेकंड्स बाद सुनाई देती है। ऐसा क्यों? हम सबने ये अनुभव किया है ना। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझेंगे और देखेंगे कि आखिर इसके पीछे का सटीक वैज्ञानिक जवाब क्या है। तो आज का हमारा रोड मैप इन 5 हिस्सों में बटा है। पहले बेसिक्स ऑफ वेव मोशन, दूसरा द साइंस ऑफ साउंड, तीसरा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, चौथा द मैजिक ऑफ ऑप्टिक्स और अंत में लाइट बेंडिंग एंड स्कैटरिंग। चलिए आते हैं पहले पड़ाव पर, बेसिक्स ऑफ वेव मोशन यानी एक तरह का इनविजिबल इंजन। अब देखिए, जो यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स होती हैं ना, उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ये 2 तरह की होती हैं। एक है ट्रांसवर्स वेव्स, जैसे पानी की सतह पर उठने वाली लहरें। इनमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव के चलने की दिशा के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। और दूसरी हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जैसे हमारी आवाज़। इनमें पार्टिकल्स वेव की दिशा के बिल्कुल पैरेलल आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। इसे एक स्प्रिंग के मूवमेंट की तरह समझ सकते हैं। और इन सभी तरंगों के पीछे एक बहुत ही साधारण पर शानदार गणित छिपा है। तरंग की चाल, जिसे हम v कहते हैं, बराबर होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मल्टीप्लिकेशन के। ये v इक्वल्स f लैम्डा का फॉर्मूला उतना ही सरल है जितना कि ये प्रभावशाली है। यकीन मानिए, आगे आने वाली ध्वनि और प्रकाश की हर कैलकुलेशन की बुनियाद यही एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द साइंस ऑफ साउंड, जहां हम असलियत में इन वाइब्रेशंस को सुनते हैं। अब ये देखिए, ये सच में दिलचस्प है। ध्वनि यानी आवाज की स्पीड हर मीडियम में एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। स्टील जैसे ठोस मीडियम में ये सबसे तेज, लगभग 550 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागती है। सोचिए जरा, पानी में ये स्पीड घटकर 1500 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है। और जिस हवा में हम अभी सांस ले रहे हैं, वहां ध्वनि सिर्फ 343 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। सीधी सी बात है, मीडियम जितना डेंस और ठोस होगा, आवाज उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। अब एको यानी प्रतिध्वनि की बात करते हैं। इसे पैदा होने के लिए एकदम प्रिसाइज मैथमेटिकल और बायोलॉजिकल शर्तें चाहिए। हमारे कानों पर किसी आवाज का असर 0.1 सेकंड्स तक रहता है। इसलिए 2 आवाजों में फर्क समझने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होना ही चाहिए। अगर हम हवा में आवाज की स्पीड 343 मीटर्स प्रति सेकंड माने, तो एको सुनने के लिए एक स्रोत और सामने वाली दीवार के बीच कम से कम 17.15 मीटर्स की दूरी होनी चाहिए। तभी आवाज टकराकर वापस आने में 0.1 सेकंड लेगी और हमें परफेक्ट एको सुनाई देगा। लेकिन आवाज की दुनिया वहां खत्म नहीं होती, जहां कानों को सुनाई देना बंद हो जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों को अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ये हमारे कानों के लिए बिल्कुल इनविजिबल हैं, लेकिन इनका प्रैक्टिकल यूज सच में हैरान करने वाला है। सबमरीन्स डिटेक्ट करने वाली सोनार टेक्नोलॉजी, चमगादड़ों का अंधेरे में शिकार करना और यहाँ तक कि नाजुक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की सफाई, ये सब इन्हीं अल्ट्रासोनिक वेव्स का कमाल है। तीसरा भाग, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये ऊर्जा की एक ऐसी इनविजिबल सीढ़ी है जिसे आगे बढ़ने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है। जैसे जैसे हम रेडियो वेव्स से माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और फिर गामा रेज तक जाते हैं, तरंग की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी लगातार बढ़ती जाती है और वेवलेंथ ठीक इसके ऑपोजिट, लगातार घटती है। यानी रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे लंबा होता है, जबकि गामा रेज की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। इन इनविजिबल तरंगों ने असलियत में हमारी मॉडर्न दुनिया को बदल कर रख दिया है। जैसे रेडियो वेव्स का इस्तेमाल टीवी और रडार में होता है। इंफ्रारेड का यूज थर्मल इमेजिंग और रिमोट कंट्रोल्स में किया जाता है। वहीं मेडिकल फील्ड में एक्स-रेज हड्डियों की छवि लेने के काम आती हैं और सबसे हाई एनर्जी वाली गामा रेज का इस्तेमाल कोबाल्ट 60 के जरिए कैंसर के इलाज में किया जाता है।
सोचिए, एक ही स्पेक्ट्रम और उसके कितने अलग अलग रेवोल्यूशनाइजिंग रूप। चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, द मैजिक ऑफ ऑप्टिक्स, यानी जब एनर्जी एक्चुअल में विजिबल हो जाती है। और इस लाइट की सबसे अनबिलीवेबल बात क्या है? उसकी स्पीड। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 30 करोड़ मीटर्स पर सेकंड। ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। और यही हमारे उस पहले सवाल का एग्जैक्ट जवाब भी है। बिजली की चमक इसी माइंड ब्लोइंग स्पीड से आंखों तक आती है, जबकि उसकी आवाज हवा में अपनी धीमी 343 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कानों तक पहुंचती है। बस यही वजह है कि चमक पहले दिखती है और गरज बाद में सुनाई देती है। अब इसे देखिए, जब एक इंसिडेंट रे किसी फ्लैट मिरर पर गिरती है तो रिफ्लेक्शन का रूल बिल्कुल स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है। नियम एकदम सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल बराबर होता है। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। ये फिजिक्स का वो नियम है जो कभी नहीं बदलता। हमारे घरों में जो आम शीशा या प्लेन मिरर होता है ना, उसके पीछे का फिजिक्स भी कम दिलचस्प नहीं है। इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिट होती है और पावर बिल्कुल 0। इसकी मैग्निफिकेशन +1 होती है, जिसका मतलब है कि प्रतिबिंब बिल्कुल उतना ही बड़ा बनता है जितनी बड़ी वस्तु है। एक और सच में मजेदार फैक्ट, अगर दर्पण में पूरा शरीर देखना हो तो उस दर्पण की लंबाई कम से कम उस शरीर की आधी हाइट के बराबर होनी ही चाहिए। और अब हमारा अंतिम हिस्सा, लाइट बेंडिंग एंड स्कैटरिंग। कैसे प्रकाश हमारी आंखों को धोखा देकर इल्यूजन्स क्रिएट करता है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए, लाइट हमेशा एक स्पीड से ट्रैवल नहीं करती। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जैसे हवा से पानी में, तो सतह पर वो मुड़ जाती है। स्नेल के नियम के अनुसार जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल लाइन की तरफ झुक जाती है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ने की वजह से उसकी स्पीड अचानक से कम हो जाती है। और ये रिफ्रैक्शन सिर्फ किताबों में लिखा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये असली दुनिया में रोज ऑप्टिकल इल्यूजन्स क्रिएट करता है। रात को तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही कमाल है। पानी की बाल्टी में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ लगना, या यहाँ तक कि सनराइज के एक्चुअल टाइम से कुछ देर पहले ही सूरज का दिखाई दे जाना, ये सब नेचर के ऐसे ट्रिक्स हैं जो सीधे ह्यूमन आई को चकमा देते हैं। इसी से जुड़ी एक और बेहद शानदार घटना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी TIR। इसकी शर्त बहुत साफ है, लाइट को डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाना होता है। लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एक स्पेसिफिक क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो लाइट बाहर निकलने के बजाय वापस उसी डेंस मीडियम में लौट आती है, यानी लाइट पूरी तरह से अंदर ही फंसकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। और सच मानिए, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नेचर के सबसे खूबसूरत नज़ारे और मॉडर्न टेक बनते हैं। हीरे की जो वो चौंधियाती हुई चमक होती है ना, वो इसी TIR की वजह से है। रेगिस्तान में जो मिराज यानी गर्मी में सड़क पर पानी होने का इल्यूजन दिखता है, वो भी यही है। यहाँ तक कि हमारे हाई स्पीड इंटरनेट की ऑप्टिकल फाइबर्स और मेडिकल एंडोस्कोपी मशीन्स भी टोटली इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। अब आते हैं प्रकाश के बिखराव यानी स्कैटरिंग पर। जब सूरज की रोशनी धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो गैस के पार्टिकल से टकराकर बिखर जाती है। रैले स्कैटरिंग के नियम के मुताबिक जिस रंग की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है उसका बिखराव सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होती है, दिन के समय वो आसमान में सबसे ज्यादा बिखरता है और बस इसीलिए आसमान दिन में नीला दिखाई देता है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही शानदार सोचने लायक सवाल, अगर छोटी वेवलेंथ वाले नीले रंग के बिखरने से आसमान दिन में नीला दिखता है तो शाम को सूर्यास्त के समय यही आसमान लाल क्यों हो जाता है? बाकी बची हुई लंबी वेवलेंथ वाले रंगों के साथ आखिर उस वक्त होता क्या है? फिजिक्स के इन्हीं ढेरों सवालों और प्रिंसिपल्स को अपने आसपास की दुनिया में ऑब्जर्व जरूर कीजिए। आज के सफर में बस इतना ही, अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे।